साथियों, आज पहली बार उड़ीसा में आया हूँ। यहाँ की तो लोकल भाषा जानता नहीं हूँ, लेकिन ये आशा करता हूँ कि आप सारे लोग हिंदी जानते होंगे। आज मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिवस है। मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिवस अवसर पर मैं अभी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज जो उड़ीसा राज्य प्रदेश का यहाँ पर कार्यक्रम है, ये चलो गांव की ओर, ये पूरे भारत में हो रहे हैं, राज्य निहाय हो रहे हैं। आज के कार्यक्रम के उद्घाटक बामसेप के प्रदेशाध्यक्ष शेट्टी साहब, बीएमपी के प्रदेशाध्यक्ष जंजाल साहब, भारत मुक्ति मोर्चा महिला युवा प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय युवा अध्यक्षा यादव मैडम, बीएमपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यादव सर और तमाम साथीगण और भाई और बहनों, 3 सब्जेक्ट लगाए हैं, वो भी उड़िया भाषा में लगाए हैं। तो पहला जो है वोट का अधिकार जो है वो शासक बनने का अधिकार है। दूसरा सब्जेक्ट है सोशल और भौगोलिक नेटवर्क के रेफरेंस में है, और तीसरा ईवीएम, ये मनुस्मृति ही है। साथियों, बामसेप द्वारा लगातार देश में परिवर्तन करने का पहल चल रहा है। ये पहल बुद्धा के बाद की पहल है, सबसे बड़ी पहल है। बुद्धा ने जब सामाजिक क्रांति का आंदोलन चलाया, वो सामाजिक क्रांति का आंदोलन कोई लोकल का आंदोलन नहीं था। वो जो सामाजिक क्रांति का आंदोलन था वो सेंट्रलाइज आंदोलन था। बुद्धा के सामाजिक सेंट्रलाइज आंदोलन का नतीजा सामने आया कि बुद्धा के सामाजिक क्रांति के सेंट्रलाइज आंदोलन के कारण सम्राट अशोक की गवर्नमेंट सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनी। बुद्धा के सामाजिक सेंट्रलाइज आंदोलन का नतीजा सामने आया, सम्राट अशोक की गवर्नमेंट सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनी और बहुजन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में आए। बुद्धा के सामाजिक क्रांति के आंदोलन का नतीजा केवल राजनीतिक क्रांति से नहीं हुआ, वो वहां तक ही सीमित नहीं था। बुद्धा के सामाजिक क्रांति के आंदोलन का नतीजा साइंस में क्रांति हुई, कल्चर में क्रांति हुई, एजुकेशन में क्रांति हुई, राजनीति में क्रांति हुई, रिलीजियस में क्रांति हुई, यानी जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन बुद्धा के आंदोलन के कारण हुआ। बुद्धा ने बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। संगठन खड़ा करना यह केवल मकसद नहीं था, संगठन खड़ा करने के पीछे बहुत सारा मकसद था। आज बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, हजारों की तादाद में। 50,000 संगठन रजिस्टर्ड संगठन है, उससे भी ज्यादा। व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन में अपमान यह क्रांति और प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, लेकिन वो व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए। ज्योतिराव फुले जी का अपमान हुआ, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ। उन्होंने परिणाम के ऊपर चर्चा नहीं की, कारणों के ऊपर चर्चा की। मेरे साथ में जो व्यवहार हुआ वो इंसानियत का व्यवहार नहीं हुआ, मेरे साथ का जो व्यवहार हुआ वो जानवरों जैसा व्यवहार हुआ। रियलाइजेशन से संगठन बनता है। एक सब्जेक्ट लगाया है सामाजिक और भौगोलिक नेटवर्क का।
और बुद्धा ने जो सामाजिक संगठन खड़ा किया था, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिमेशन ऑफ कास्ट में बुद्धा के संदर्भ में कहा कि बुद्धा वॉज अ सोशल रिवोल्यूशनरी पर्सन। इतना विशाल संगठन खड़ा किया, और बुद्धा के विशाल संगठन के बाद में बुद्धा की विरासत, बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत, कांशीराम साहब की विरासत, डीके खपड़े साहब की विरासत लेकर मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने इस संगठन को 31 राज्यों में पहुंचाया। 40 कंट्रीज में यह संगठन काम कर रहा है। 567 जिलों में काम कर रहा है। 22,000 ब्लॉक में, 4,500 तहसील में, 6,000 जाति में से 4,500 जाति में काम कर रहा है। जिसका संगठन सेंट्रल में होता है, वही संगठन भविष्य में देश का नेतृत्व करता है। आज 3 शक्तियां राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। 1 नंबर पर आरएसएस है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, और तीसरे नंबर पर वामसेफ है। आज वामसेफ के मुकाबले में बहुजन समाज के अंदर किसी के भी पास में संगठन नहीं है। अगर हो तो बता दें। जब बुद्धा ने इतना बड़ा विशाल सामाजिक आंदोलन चलाया तो सम्राट अशोक सेंट्रल गवर्नमेंट में आए तो ब्राह्मणों के समझ में आया, अरे ये तो बहुजन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में आए, इनको अब खत्म करना होगा। प्रतिक्रांति से लेकर आज तक बहुजनों की एक बार भी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनी। बहुजन सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आया, केंद्र की सरकार वो बना नहीं पाया। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज महाराष्ट्र तक सीमित सरकार रही, शाहूजी महाराज कोल्हापुर स्टेट तक सीमित रहे, सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट तक सीमित रहे, बसवन्ना कर्नाटक स्टेट तक सीमित रहे। अगर वर्तमान में हम राजनीतिक एनालिसिस करेंगे तो वर्तमान में भी यही परिस्थिति है। शरद पवार महाराष्ट्र स्टेट तक सीमित है, मराठा कुणबी कुर्मी है, उद्धव ठाकरे शूद्र कायस्थ प्रभु है, आपके ओडिशा के नवीन पटनायक वो भी शूद्र कायस्थ प्रभु है, वो भी ओडिशा तक सीमित रहे। बहन जी अगर हमारी बहन जी होती तो भाई के साथ धोखाधड़ी करती। यह हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्म विष्णु महेश है, उस पर सतीश चंद्र मिश्रा सवार है। हाथी का माहौल ना शेड्यूल कास्ट को बनाया, ना शेड्यूल ट्राइब को बनाया, ना घुमंतु को बनाया, ना ओबीसी को बनाया। अभी सतीश चंद्र मिश्रा अगर हाथी को कहेगा उठ तो हाथी उठेगा, वो कहेगा बैठ तो हाथी बैठेगा। बहन जी भी उत्तर प्रदेश तक सीमित है। अखिलेश यादव ओबीसी है, पिछड़े वर्ग से है, उत्तर प्रदेश तक सीमित है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ओबीसी पिछड़े वर्ग से है, बिहार तक सीमित है। नीतीश कुमार कुर्मी है, ओबीसी है, बिहार तक सीमित है। कहां है बहुजनों की सेंट्रलाइज गवर्नमेंट? जो राजनीति चला रहे हैं उनके पीछे कोई सामाजिक स्ट्रक्चर राष्ट्रव्यापी नहीं है। जिनका संगठन राष्ट्रव्यापी होता है वो केंद्र की सरकार बना सकते हैं। आज हमारी समस्या डे टू डे बढ़ रही है। समस्या कम होनी चाहिए, बढ़ रही है। मैं पंजाब में गया, है बड़ी बड़ी हवेली, तो पंजाब के प्रोफेसर सुखता प्रदेश अध्यक्ष वामसेफ के, तो मैं वो गाड़ी चला रहे थे तो मैं उनको पूछता था, सर कितनी बड़ी हवेली है, कितनी बड़ी हवेली है? तो वो कहते थे और आगे आगे जैसे जाएंगे तो वो बड़ी बड़ी हवेली दिखाई देंगी। तो जिज्ञासा होकर मैंने उनको सवाल पूछा,
सर हवेली तो बड़ी है लेकिन गेट को ताला ही दिख रहा है, इधर कोई रहता ही नहीं रहता। तो उन्होंने बोला ये तो इधर नहीं रहते, तो किधर रहते? बोले कनाडा में रहते, ऑस्ट्रेलिया में रहते, अमेरिका में रहते, फ्रांस में रहते, जर्मनी में रहते, और इधर कभी कभार आते, 2-4 साल के बाद में आते। तो कहने का यह मतलब है कि हमारे लोगों ने ढेर इन्वेस्ट किया, और हमारे महापुरुषों ने जो हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया था उसको री इन्वेस्ट में कन्वर्ट करना था, वो हमारे लोगों ने नहीं किया, इसलिए समस्या बड़ी है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अधिवेशन के तैयारी अंतर्गत मैं थोड़ा घूम रहा था उत्तर प्रदेश में फंडिंग के लिए। तो मुरादाबाद का हमारा एक फुल टाइमर है नीरज कुमार, उन्होंने कहा सर एक आईएएस है जो पिछड़े वर्ग से है तो उनको कांटेक्ट करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो उन्होंने कहा आप ही कर लो सर। मैंने कहा ठीक है, नंबर है? हाँ है। नंबर दिया, फोन लगाया, सर मैं बामसेब से हूं। तो उन्होंने जवाब दिया लेकिन मैं बामसेब का सदस्य नहीं हूं, कार्यकर्ता नहीं हूं, पदाधिकारी नहीं हूं, आपने मुझे कॉल किया। तो हमने कहा सर आप बामसेब के सदस्य नहीं, कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारी नहीं, वेलविशर ही नहीं है, तब आप बामसेब क्यों? तो उन्होंने कहा वो कैसे? बामसेब का लॉन्ग फॉर्म ऑल इंडिया बैकवर्ड इन द ब्रैकेट SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, इसलिए आप बामसेब के हो। आप कह रहे हो मैं बामसेब से नहीं हूं, तब आप बामसेब के हो। तुरंत बुलाया, बोले आ जाओ सर। हम गए, आधा घंटे बात रखी, फंड भी दिया। हमारे लोगों को हमारे समाज की जो समस्या है इसकी जानकारी नहीं है। वो मुझे कह रहे थे मेरा एक और प्रमोशन बाकी है, लेकिन रिजर्वेशन प्रमोशन तो बंद किया है। तो हमने कहा इसलिए इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हो, आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आप लोगों ने इसके लिए कोई पहल नहीं। जब देश में 90 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया था तो बामसेब ने उस समय में कहा था सरकारी नौकरी खत्म होगी, रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म होगा। हमारे लोगों ने सुना नहीं, इसलिए सत्यानाश हुआ। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला संविधान के अंदर दिया 15-16 आर्टिकल के तहत, उसके पहले शाहू महाराज ने इसको कोल्हापुर स्टेट में लागू किया। उसके पहले आइडिया ऑफ रिजर्वेशन की संकल्पना ज्योतिराव फुले ने रखी। जब हंटर कमीशन भारत में आया था तो हंटर कमीशन को साक्ष्य देते हुए ज्योतिराव फुले जी ने कहा कि इस देश में शूद्र, अतिशूद्र लोगों का बहुत बड़ा तबका है, उनको समानता की संधि देने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देना चाहिए। आइडिया ऑफ रिजर्वेशन की कॉन्सेप्ट ज्योतिराव फुले की। ज्योतिराव फुले कितने पढ़े लिखे थे? 8वीं क्लास। शाहू महाराज ने कोल्हापुर स्टेट में लागू किया। उस कोल्हापुर स्टेट रिजर्वेशन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रॉड ऑन द बेस बनाया, उसको संविधान में लाया। SC ST OBC और 3 प्रकार का रिजर्वेशन दिया। एजुकेशन में रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन, पदोन्नति में रिजर्वेशन। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया। क्या हमारे लोगों ने उसको रीइन्वेस्ट में कन्वर्ट किया? हमारे लोगों ने अगर रीइन्वेस्ट में कन्वर्ट किया होता तो आज ये समस्या नहीं आती। नरेंद्र मोदी तो बेच ही रहा है। आज से उसका नाम चंदा मामा। क्या? चंदा मामा। चंदा, ईडी लगाऊंगा, चंदा दो, नहीं तो ईडी लगाता हूं, CBI लगाता हूं।
मिजोरम में जो घटना हुई थी, आदिवासी बहुल एरिया में उनको खदेड़ने का काम किया, महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया, वो इसलिए खदेड़ने का काम किया उन लोगों ने, बीजेपी आरएसएस ने, क्योंकि मिजोरम के भूमि में वो खनिज है जो खनिज आरानी को चाहिए। 370 हटाया जम्मू कश्मीर में, तो उसके पहले जम्मू कश्मीर की जमीन बाहर का आदमी खरीद नहीं सकता था। वो अडानी ने खरीद ली। मिथिलेन नाम का घटक वहां मिला। अभी पेट्रोल पंप की जरूरत ही नहीं रहेगी। जो गाड़ियां अभी चलेगी ना, तो उस द्रव के माध्यम से चले, बेचने का काम चल रहा है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक विजन बनाया था, विजन दिया था, शासन करती जमात बनो, जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिखो कि देश का हुक्मरान बनना है, शासक बनना है। ऐसे समय में कहा था, उस समय में हमारे घर की दीवार ही छोड़ो, घर ही नहीं थे तो दीवार कैसे आएगी? यानी मरे हुए लोगों के अंदर जान फूकने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। गिर का विजन क्या है? गिर होता है मरा हुआ ढोर, उसका वो विजन होता है। मरा हुआ जानवर तक उसका विजन सीमित होता है। बांझ होता है, जिंदा जानवर तक उसका विजन सीमित होता है। और इंसान का विजन रोटी तक सीमित था। जिन लोगों का विजन रोटी तक सीमित था, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको, उस विजन को अपलिफ्टिंग किया और शासन करती जमात बनो, यहां तक लाया। आज वर्तमान में बीजेपी क्या कर रही है? जो हमारा विजन शासन करती जमात बनना है, उसको सीमित करने के लिए फ्री में राशन बांट रही है, मुफ्त में राशन बांट रही है। साथियों, हमें बड़ा सोचना होगा। हम जो मकसद लेकर चल रहे, चलो गांव की ओर, एक कार्यक्रम लगाया, चलो गांव की ओर, किस लिए? शासन करती जमात बनने के लिए। आज अन्याय हो रहे, अत्याचार हो रहे। कांशीराम साहब कहा करते थे, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है जो लोग शासक में नहीं होते, जो लोग रूलर नहीं होते। कभी सुना है क्या आपने? जो शासक है, उस जाति के ऊपर हमला हुआ है, अटैक हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनके घर जलाए हैं। रामपुर है उत्तर प्रदेश में, बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक को लेकर थोड़ी जमीन एक्वायर की है हमारे लोगों ने। ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के बीच में झगड़ा लगाने के लिए योगी सरकार ने वहां पर पुलिस फोर्स लगाया। जब वो लोग जमीन बचाने के लिए, वो स्मारक की जमीन जो थी, 2 बीघा भी जमीन नहीं होगी, आंदोलन कर रहे थे। 16 साल का लड़का एग्जाम दे रहा था, उसको पता चला कि पुलिस फोर्स ने वो हमारे लोगों को घेरा है, तो वो लड़का एग्जाम देकर आया, वो भी आंदोलन में शामिल हुआ, तो पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई, मार दिया उसको। हम थोड़े थोड़े जमीन के टुकड़े के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उधर बीजेपी आरएसएस कांग्रेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पूंजीपति लोगों को हजारों एकड़ जमीन दे रही है। क्योंकि हम रूलर नहीं है, हम शासक नहीं है। जिसकी सरकार उसकी पुलिस, जिसकी सरकार उसकी न्यायपालिका, जिसकी सरकार उसकी कार्यपालिका। देश में भयानक परिस्थितियां निर्माण की जा रही है। अगर हम, हमारा संगठन
गांव गांव तक खड़ा करेंगे, बूथ कमेटियां खड़ा करेंगे, तो हमारी भी व्यवस्था आ सकती है। आज वामन मेश्राम साहब को आरएसएस रोकना क्यों चाहते हैं? वामन मेश्राम को आरएसएस क्यों रोकना चाहते हैं? आरएसएस ने जो 7 दिन का केडर कैंप लिया था, 7 दिन के केडर कैंप में एक ही बात चर्चा में आई, वामन मेश्राम और बामसेन को रोका कैसे जाए। उसमें यह नहीं कहा बहन जी को कैसे रोका जाए, चंद्रशेखर आजाद को कैसे रोका जाए, प्रकाश अंबेडकर को कैसे रोका जाए, उदित राज को कैसे रोका जाए, रामदास अठावले को कैसे रोका जाए। उसमें एक ही बात चर्चा में आई, बामसेन और वामन मेश्राम को कैसे रोका जाए। क्यों रोकना चाहते वामन मेश्राम? वो इसलिए रोकना चाहते हैं कि वामन मेश्राम आज संगठन नहीं चला रहे, बल्कि संगठन शक्ति के साथ में आंदोलन चला रहे हैं। वामन मेश्राम साहब को संगठन को रोकने की उनकी औकात नहीं है, तो किसको रोकना चाहते हैं? वो रिसोर्स को रोकना चाहते हैं, वो साधन को रोकना चाहते हैं। रिसोर्स रुक जाएगा तो संगठन रुक जाएगा, संगठन रुकता है तो आंदोलन रुकेगा, आंदोलन रुकेगा तो बहुजनों की मुक्ति की, आजादी की जो लड़ाई मेश्राम साहब खड़ा करना चाहते हैं वो रुक जाएगा। यानी वो रिसोर्स को डैमेज करना चाहते हैं। रिसोर्स डैमेज होता है तो संगठन डैमेज हो जाएगा, संगठन डैमेज हो जाएगा तो आंदोलन डैमेज हो जाएगा, आंदोलन डैमेज होता है तो बहुजनों की मुक्ति का आंदोलन डैमेज हो जाएगा। शासन करती दमाक बनने का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो शासन करती दमाक बनने का जिनके ऊपर निर्भर है वो हमारा आंदोलन है। आंदोलन संगठन के ऊपर निर्भर है, संगठन रिसोर्स के ऊपर निर्भर है, रिसोर्स आप जैसे ईमानदार डेडिकेटेड लोगों के ऊपर निर्भर है। वामन मेश्राम साहब आज ब्रांड बन गए। वामन मेश्राम साहब को रोहतक में रोका, उत्तर प्रदेश कानपुर में रोका, रोहतक हरियाणा में आरएसएस के लोगों ने पर्चा निकाला। ये केवल वामन मेश्राम साहब को रोकने का मामला नहीं है, ये 19 आर्टिकल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया हुआ है, आजादी की, अभिव्यक्ति की आजादी दी हुई है, भाषण करने की आजादी है, सभा सम्मेलन करने की आजादी है, आंदोलन मोर्चा निकालने की आजादी है, उसको रोकना चाहते हैं। तो मेश्राम साहब ने कहा वो मुझे रोक रहे हैं, संविधान के 19 आर्टिकल को रोकना चाहते हैं, तो मैं आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरता हूं। 6 अक्टूबर में आए थे आप, कौन कौन आए थे? थोड़ा हाथों पर करिए। काफी संख्या में आए थे उड़ीसा से। तब से लेकर मेश्राम साहब के निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं भी रोकने की हिम्मत वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आंदोलन से परिवर्तन आता है, आंदोलन से बदलाव आता है। आंदोलन से व्यक्ति में परिवर्तन आएगा, व्यक्ति में परिवर्तन आएगा तो समाज में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा तो सत्ता में परिवर्तन आएगा, सत्ता में परिवर्तन आएगा तो व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, यानी जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। हम तो व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं। सत्ता की जो चेयर होती है 5-5 साल के लिए बदलती है। मेश्राम साहब ने 45 साल से संघर्ष खड़ा किया है। बदलाव हमें समाज के अंदर लाना है, सोसाइटी के अंदर लाना है, व्यवस्था के अंदर लाना है। आज 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं चाहते थे बाबा साहब, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, स्वतंत्र मतदार संघ से चाहते थे। यानी स्वतंत्र मतदार संघ में क्या, शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट होगा, शेड्यूल कास्ट के लोग उसको वोट करेंगे, शेड्यूल कास्ट के लोगों को डबल वोटिंग कराए और उनका चुनाव क्षेत्र अलग है। शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट के लोग वोट करेंगे, उनको डबल वोटिंग कराएंगे और उनका चुनाव क्षेत्र अलग रहेगा। गांधी के समझ में ये तो मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेगी, कि सरकार बनेगी तो इनको अवरोध, इनको रोकना होगा।
गांधी ने पूना पैक्ट किया। पूना पैक्ट से क्या हुआ? अब शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट होगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट के ही लोग उसको वोट नहीं करेंगे, सवर्ण कैंडिडेट भी उसको वोट करेंगे। डबल वोटिंग का राइट खत्म किया और उनका चुनाव क्षेत्र जो अलग था उसको ज्वाइन कर दिया। ये पूना पैक्ट। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के है। जंतर मंतर पर संविधान जलाया, किसी ने अपना मुंह तक नहीं खोला। 77 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के साथ में है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के। 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के है। इन्हें बहुमत से ज्यादा बहुमत उनके पास में है। 77 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी पहल की होती आ रही है, तो सरकार संविधान के विरोध में काम कर रहा है। आज संविधान हमारे समर्थन में है, लेकिन संविधान हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए समस्या बनी है। और 77 लोगों ने प्लान बनाया होता तो हम कुछ करेंगे पार्लियामेंट। सरकार गिरती थी। 77 माइनस करो, क्या बीजेपी के पास में बहुमत बचेगा? साथियों, आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, वोट का राइट खतरे में है। ये हमारे महाराष्ट्र के जो दलित कांग्रेस के नेता है ना, आरपीआई, केवल भाषण में कहते हैं क्या संविधान को हाथ लगाया तो हाथ काट देंगे, हाथ ही कलम कर देंगे। संविधान को हाथ लगाया तो हाथ काट देंगे, हाथ लगाए बगैर संविधान खत्म कर रहे हैं। 326 आर्टिकल के तहत बाबा साहब अंबेडकर ने हमें वोटिंग का राइट दिया है। किसी नागरिक का, किसी व्यक्ति का उसके बूथ से, उसके लोकसभा से, उसकी विधानसभा से अगर वो 0 होता है तो उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर संविधान में कह रहे हैं 326 आर्टिकल के तहत 1 man 1 vote 1 vote 1 value। Man is a present here, but where is going his vote and value? Destroyed by electronic voting machine। वोटिंग का जो राइट है वो शासक बनना और बनवाने का राइट है। हमारे लोगों ने वोटिंग का राइट को ऐसा समझा कि वोट डालना है। ये शासक बनने और बनवाने का राइट है। वो राइट अगर खत्म होता है तो हमारी वैल्यू खत्म हो रही है। वोट का राइट ही नहीं बचेगा तो संविधान कैसे बचेगा? संविधान बचाने के लिए पहले वोट के राइट को बचाना होगा, तब जाकर संविधान बचेगा, लॉ ऑफ लैंड बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, देश बचेगा। लगातार ईवीएम मशीन के विरोध में वामन मेश्राम साहब 2 प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मैदान की लड़ाई और दूसरी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई। ये तो अच्छा हुआ ये हमने चुनाव लड़ा, इसलिए पता चला कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। अगर हम चुनाव ही नहीं लड़ते तो हमें कैसे पता चलता? घनश्याम साहब ने उस समय में कहा था वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चले, यादव मैडम बोल रही थी, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, यानी वोट बहुजनों का, राज ब्राह्मणों का नहीं चलेगा। और जैसे ही घनश्याम साहब का स्पीच वायरल हुआ, इंदिरा गांधी के ध्यान में आया अब तो ये सत्ता की बात कर रहे हैं, ये राजा बनने की बात कर रहे हैं, इनको रोकना होगा। 5 लोगों की कमेटी इटली में इंदिरा गांधी ने भेजी। इटली में क्यों भेजी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा कैसे चुनाव कंडक्ट किए जाते हैं। उसमें 3 IAS थे, 2 पत्रकार थे।
फिर वो इंडिया आए, सारा इंदिरा गांधी को बता दिया, और अल्पसंख्यक लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर ईवीएम मशीन लाई। कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। कांग्रेस का मनु सिंह भी ब्राह्मण, बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण, कम्युनिस्ट पार्टी का सीताराम येचुरी ब्राह्मण, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव कंडक्ट करने का कानून पारित कर दिया। साथियों, अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान में अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। तो क्या भारत में लोकतंत्र जिंदा है? लोकतंत्र में उनकी सरकार होनी चाहिए जिनकी संख्या भारी होती है, जिनकी संख्या बहुसंख्यक होती है। लेकिन आज अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। 3.5% लोग राज कर रहे हैं। 5 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल दल उनके हैं। हमारे लोगों ने खुद को राजा बनवाने के लिए कभी पहल नहीं की। हमारे लोगों ने कभी कांग्रेस को राजा बनाया, तो प्रतिक्रिया में कभी बीजेपी को राजा बनाया। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारा सत्यानाश कर रही है। जब एनआरसी सीए एनपीआर का मामला आया था, अभी तो लागू किया 2020 में उन्होंने ये कानून लाया, तो हम मुस्लिम मौलानाओं के साथ में मीटिंग कर रहे थे बॉम्बे में। तो उस मीटिंग में मैंने कहा कि एनआरसी एनपीआर के साथ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी मुद्दा जोड़ दो। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बाद में देखेंगे, ईवीएम का मुद्दा बाद में देखेंगे, पहले नंबर पर क्या है? एनआरसी एनपीआर सीए है, इसको हटाएंगे। अरे जिसके कारण आ रहा है उसका पहले बंदोबस्त होना चाहिए। ये ईवीएम मशीन के कारण ये सारे कानून आ रहे हैं। 25 स्टेट मुस्लिम बहुल है। भारत के अंदर 25 स्टेट ऐसे स्टेट है जो मुस्लिम बहुल है। 2014 के चुनाव में सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर चुनकर नहीं गए। मुसलमान कम्युनिस्ट है। 2014 के चुनाव में सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर चुनकर नहीं गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कारण। बहन जी को भी झटका लगा। बहन जी को भाई ने चिट्ठी भेजी थी, वामन भाई ने, मेश्राम साहब ने, बहन जी स्वतंत्र हो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कारण, आपको भी झटका लग सकता है। बहन जी ने चिट्ठी पढ़ी, छोड़ दी। बाद में चुनाव के नतीजे आए, फिर बहन जी को झटका लगा। झटका जैसे ही लगा तो बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बहन जी ने कहा हमारे भाई ने हमें सतर्क करने के लिए चिट्ठी भेजी थी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। बहन जी जोरों में। ईवीएम मशीन बाबा साहब अंबेडकर ने जो सिद्धांत दिया शासक बनने का, उसके लिए अवरोध है। बाबा साहब ने कहा जाओ घरों के दीवारों पे लिखो कि शासन करती जमात बनना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अवरोध है, उसका क्या करें? ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती। 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मेश्राम साहब 2014 से बोल रहे थे ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो रही, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी कह रहे, मेश्राम साहब को कुछ समझ में नहीं आता। बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता कहते थे, मेश्राम साहब कुछ भी बोलते हैं। अभी इंडिया गठबंधन ने ही उनके मीटिंग में प्रोपोजल बनाया और चुनाव आयोग को दिया। एक्शन नहीं किया और रोड पर आना चाहिए था, केवल निवेदन दिया। निवेदन देने से थोड़े हटने वाले ईवीएम मशीन।
31 जनवरी को 144 लागू किया था उन्होंने। जो दिल्ली में चुनाव आयोग को घेरने का हमने कार्यक्रम बनाया था, आंदोलन खड़ा किया था, 144 लागू किया। ये अंग्रेजों ने बनाया हुआ है और संविधान के 19 आर्टिकल ने उसको नलायनवाद किया है। 144 दिल्ली पुलिस ने लगाया, तब भी हमारा विशाल कार्यक्रम दिल्ली में सफल हुआ। उसके बाद में बहुत सारे डेवलपमेंट सामने आई। फिर 22 फरवरी को 1 महीने के अंदर फिर 144 लागू किया दिल्ली पुलिस ने। हमने जंतर मंतर पर आंदोलन किया, हजारों कार्यकर्ताओं का हमारे अरेस्ट किया। तो 144 कभी भी लागू नहीं कर सकती सरकार, लेकिन केंद्र की सरकार, मोदी सरकार 144 लागू करके किसको बचाना चाहती है? सवाल ये चुनाव आयोग को बचाना चाहती है। तो दूसरा सवाल निर्माण होता है, चुनाव आयोग के कंट्रोल में बीजेपी है या बीजेपी के कंट्रोल में चुनाव आयोग है? ये हमारे आंदोलन का नतीजा। गोयल ने इस्तीफा दिया, अंदर बहुत खलबली चल रही है। आंदोलन से बदलाव आता है, आंदोलन से परिवर्तन आता है। जब तक वामन मेश्राम साहब संगठन चला रहे थे तो दुश्मनों को डर रहेगा। वामन मेश्राम क्या करेंगे? केवल संगठन तो चला रहे हैं, 45 साल से चला रहे हैं, बंद दीवारों के अंदर चला रहे हैं, केडर कैंप लेते हैं, उनका एक्टिवेशन भी बंद दीवारों के अंदर होता है। जैसे ही वामन मेश्राम साहब ने आंदोलन को टेकअप किया, उनके राष्ट्रीय राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप हुआ, उनके राष्ट्रीय राजनीतिक नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप हुआ। उन्होंने एनआरसी एनपीआर लाया, वामन मेश्राम साहब ने भारत बंद किया, उनको कानून पीछे लेना पड़ा। उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर लाया, वामन मेश्राम साहब ने भारत बंद किया, उनको कानून पीछे लेना पड़ा। पिछड़ों के जाति आधारित गिनती को समर्थन दिया, भारत बंद के लिए समर्थन दिया। शरद पवार साहब कभी नहीं बोलते थे कि पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। मैं उनकी साइकोलॉजी जानता हूं, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। उन्होंने कहा पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। अखिलेश भैया ने भी कहा पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। वो जब मुख्यमंत्री थे, हाट गए तो ब्राह्मणों ने गोमूत्र से उनकी कोटी धोई, तब उनको एहसास हुआ हाँ मैं शूद्र हूं। नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री थे, अभी भी वही है, जब वो अलायंस में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किया 64% पिछड़ों की जाति आधारित गिनती के आंकड़े बिहार में आए सामने। पिछड़ों की अगर जाति आधारित गिनती होती है तो उनके लोकसंख्या के अनुपात में उनके ऊपर सेपरेट बजट एलोकेट करना पड़ता है सरकार को। अभी 0 है। पिछड़ों की अगर जाति आधारित गिनती होगी तो जो IIT IIM में केवल एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन है, फैकल्टी में पिछड़ों को कोई रिजर्वेशन नहीं है। फैकल्टी में रिजर्वेशन की डिमांड पिछड़े वर्ग के लोग कर सकते हैं, कार्यपालिका में कर सकते हैं। यह डिमांड ना होते इसलिए पिछड़ों की जाति आधारित गिनती को रोक लगाया है और नरेंद्र मोदी ने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पिछड़ों के जाति आधारित गिनती के विरोध में दिया। मुझे कार्यकर्ता ने पूछा, सर ये नरेंद्र मोदी का चेहरा दिन ब दिन कैसे चमक रहा है, इसका राज क्या है? तो दूसरे दिन बातमी छाप कर आई, बोले नरेंद्र मोदी ने 35 करोड़ रुपए, नरेंद्र मोदी ने 35 करोड़ रुपए केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए ब्यूटी पार्लर पर खर्चा किया। साला हमें लगता था केवल ब्यूटी पार्लर में महिलाएं जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी जाता है।
35 करोड़। एक साल का एवरेज अगर 35 करोड़ निकालते हो तो 10 साल पूरे हो गए। 2024 में 10 साल पूरे हो रहे हैं। भयानक परिस्थितियां है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 27,000 करोड़ रुपए चुनाव के ऊपर खर्चा किया। 2700 करोड़ नहीं, 27,000 करोड़ रुपए। ये कोई साधारण रकम नहीं है। क्या चुनाव आयोग का कंट्रोल है बीजेपी के ऊपर, उस खर्चा के ऊपर? बीजेपी को रोकना है, आरएसएस को रोकना है, तो हमें गांव देहात में जाना होगा। सामाजिक नेटवर्किंग के तहत शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल कास्ट, मोस्ट शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में जिनको संवैधानिक राइट मिले हैं वो, जिनको थोड़ा बहुत मिला है वो, जिनको कुछ भी नहीं मिला है वो एक्सट्रीम शेड्यूल कास्ट। जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो एक्सट्रीम हैं, उनको जोड़ना होगा। शेड्यूल ट्राइब में 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन है, एक जंगल में रहने वाला आदिवासी, दूसरा सिटी में रहने वाला आदिवासी। दोनों को भी जोड़ना होगा। तीसरा है नॉमेडिक ट्राइब। मैंने सर को पूछा इधर नॉमेडिक ट्राइब है क्या? नहीं, बोले इधर तो नहीं है। 12 करोड़ घुमंतु जनजाति की पॉपुलेशन देश में है। कितने हैं? 12 करोड़। आज आजादी के 76 साल पूरे हुए। 76 साल के बाद में भी एक ही डिमांड कर रहा है घुमंतु। क्या? हमें वोटर आईडी कार्ड मिलना चाहिए, हमें आधार कार्ड मिलना चाहिए, हमें राशन कार्ड मिलना चाहिए, और रहने के लिए थोड़ी जगह मिलनी चाहिए। आप कभी नेशनल हाईवे से जा रहे हो, आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ी में जो लोग बसे हुए रहते हैं, रोड के किनारे पे रहते हैं, वो घुमंतु जनजाति के लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इनके लिए संघर्ष किया। जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो साइमन कमीशन ने बाबा साहब अम्बेडकर को पिन पॉइंट सवाल पूछे। डॉक्टर अम्बेडकर, आप अछूतों के लोकसंख्या का फिगर इकट्ठा कर रहे हो उनके विकास के लिए, उन्नति के लिए, क्या ऐसा लोकसंख्या का फिगर आप आदिवासी और क्रिमिनल ट्राइब्स के लोगों का करोगे? क्रिमिनल ट्राइब्स एंड नॉमेडिक क्रिमिनल ट्राइब्स, गुनहगार जनजाति, जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था, तो बाबा साहब ने कहा यस इट इज पॉसिबिलिटी। बाबा साहब को साइमन कमीशन ने दूसरा सवाल पूछा, डॉक्टर अंबेडकर, आप अछूतों को वोटिंग का राइट मांग रहे हो, क्या ऐसा वोटिंग का राइट क्रिमिनल नॉमेडिक ट्राइब्स और आदिवासी लोगों को देना चाहिए? बाबा साहब कहते हैं हाँ, उनको अधिकार देना चाहिए, वो राइट देना चाहिए। जब साइमन कमीशन का ड्राफ्ट मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में सवाल निर्माण हुआ, यह सवाल तो गांधी को पूछना चाहिए था, नेहरू को पूछना चाहिए था, कांग्रेस को पूछना चाहिए था, लाला लाजपत राय को पूछना चाहिए था। यह सवाल बाबा साहब को ही अंग्रेज क्यों पूछ रहे थे? तो अंग्रेज लोगों को पता था कि दबे कुचले लोगों का नेतृत्व केवल मात्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही कर सकते हैं। ये लोग तो साइमन गो बैक का नारा लगा रहे हैं, यानी जो प्रतिनिधित्व देने के लिए आया था साइमन कमीशन, उसको भगाने का काम तो कांग्रेस ने किया। तो जिस समाज में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था, उस समाज का प्रतिनिधित्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे। 12 करोड़ पॉपुलेशन घुमंतु जनजाति के है।
आपके उड़ीसा में भी होंगे, ढूंढना होगा। उसके बाद में ओबीसी, अदर बैकवर्ड, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 340 आर्टिकल के तहत अदर बैकवर्ड कॉन्सेप्ट लाया, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। इनके ऊपर एक आयोग का गठन होना चाहिए। बाबा साहब के प्रयास से ही कालेलकर आयोग का गठन 53 में हुआ। और यह अदर बैकवर्ड जो संकल्पना है, जो नाम आया, शाहूजी महाराज ने 1917 को लॉर्ड वेलिंगटन को एक पत्र भेजा था और उस पत्र में शाहूजी महाराज ने अदर बैकवर्ड ये 5 बार शब्द प्रयोग किया। कितने बार? लिखित में अदर बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड, 5 बार। और शाहूजी महाराज कह रहे हैं कि अदर बैकवर्ड लोगों को सेपरेट इलेक्ट्रोड मिलना चाहिए, स्वतंत्र मतदार संघ मिलना चाहिए, और वो अछूतों को तो मिलना ही चाहिए। शाहूजी महाराज लिख रहे हैं कब? 1917 को। राजा थे, इंग्लैंड में पड़े थे, अनुमान लगाते थे, दृष्टिकोण विकसित था, अगले साल क्या आने वाला है, कौन सा कमीशन आने वाला है, साउथ ब्यूरो कमीशन आने वाला था। उसके पहले ही शाहूजी महाराज ने 1917 को लेटर लिखा और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930, 31, 32 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड की। और भास्कर राव जाधव जो थे वो भी प्रतिनिधित्व के तौर पर गए थे पिछड़े वर्ग से। तो साथियों, आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि वोट का राइट खतरे में। किसानों ने लाखों के तादाद में आंदोलन किया, संविधान ने, इन्हें बाबा साहब अम्बेडकर ने, संविधान निर्माता ने संविधान के अंदर 48 आर्टिकल किसानों के संरक्षण की बात रखी। किसानों का संरक्षण होना चाहिए 48 आर्टिकल के तहत। क्या किसान सुरक्षित है? आज लाखों की तादाद में किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर आजाद भारत में किसान आत्महत्या कर रहा है तो सवाल निर्माण होता है, क्या आजाद भारत में किसान आजाद है? आजाद भारत में 52,000 निरपराध मुसलमान जेल के अंदर कैद है, तो सवाल निर्माण हो रहा है, क्या आजाद भारत में मुसलमान आजाद है? संविधान ने 25 आर्टिकल से लेकर 29 आर्टिकल तक अल्पसंख्यक रिलीजियस, अल्पसंख्यक जो रिलीजियस है, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, ईसाई है, सिख है, उनके धर्म का प्रचार प्रसार करने का राइट संविधान देता है 25 आर्टिकल से लेकर 29 आर्टिकल तक। क्या वो मुक्त होकर उनके धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? उत्कल एक्सप्रेस से 2 नन प्रवास कर रही थी और उनके बोगी में चर्चा कर रही थी, तो बजरंग दल के लोगों ने उनको झांसी रेलवे स्टेशन पर उतारा, ऐसा फेंका, चलते ट्रेन से फेंका और उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये धर्मांतर कर रही थी, कन्वर्सेशन कर रही थी, एक छात्रों का कन्वर्सेशन कर रहे थे। और जब जानकारी ली तो छात्र भी क्रिश्चियन, अभी मुझे पता हो क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन का कन्वर्सेशन करेगा, वो पहले से क्रिश्चियन है, उनको फेंका। तो संविधान का 25, 26, 27, 28, 29 आर्टिकल भी खत्म किया है। 17 आर्टिकल यानी किसी व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन में अपमान होता है तो वो व्यक्ति जो है वो प्रेरणा और क्रांति का स्रोत बन सकता है। अभी राष्ट्रपति कोविंद थे, जगन्नाथ मंदिर पुरी जो है जगन्नाथ मंदिर,
वहां से धक्के मारकर खदेड़ा था कि नहीं? खदेड़ा था ना, धक्के मारकर 17 आर्टिकल का उल्लंघन हुआ। 17 आर्टिकल बाबा साहब कहते हैं उसमें सार्वजनिक जगह पर अनटचेबिलिटी का व्यवहार कोई नहीं करेगा, उसको मैं नल एंड वाइड करता हूं, 17 आर्टिकल के तहत वो खत्म करता हूं। जगन्नाथ मंदिर पुरी से वो राष्ट्रपति को खदेड़ा। क्या राष्ट्रपति क्रांति और प्रेरणा के स्रोत बन गए? ज्योतिराव फुले को ब्राह्मणों ने शादी के बारात से बाहर खदेड़ा, फेंका। ज्योतिराव फुले घर आए, आपने पिताजी गोविंदराव फुले जी को कहा मेरे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? गोविंदराव फुले जी ने कहा अरे तू बचकर आया, यही बड़ी बात है, नहीं तो वो तुझे खत्म कर देते, अभी भी पेशवाई जिंदा है। ज्योतिराव फुले ने सोचा मेरे साथ में जो व्यवहार हुआ वो क्यों हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जानकारी ली, वर्ण व्यवस्था में मैं शूद्र हूं, मेरे साथ में जो व्यवहार हुआ वो शूद्रों का व्यवहार हुआ, इसको मुझे खत्म करना है। उद्देश्य रखा, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था है, इसको समाप्त करना होगा। ये समाप्त करने के लिए मैं अकेला काफी नहीं हूं, इसको खत्म करने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत है, संगठित करना होगा, संगठन बनाना होगा। रियलाइजेशन हुआ, एहसास हुआ, एहसास के बाद में ज्योतिराव फुले जी ने संगठन खड़ा किया। अभी कोविंद ने कौन सा संगठन खड़ा किया? मुर्मू को तो बुलाया भी नहीं। जब जब इस देश में जिस समाज ने राष्ट्रपति दिया उसको कत्लेआम किया। एपीजे अब्दुल कलाम को दिया, मुस्लिम मारे गए। सिखों का राष्ट्रपति दिया, सिख मारे गए। शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रपति दिया, शेड्यूल कास्ट के लोग मॉब लिंचिंग में मारे गए। मूछ रहता तो मूछ काटी गई, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, भारत मंदिर के सामने से जाने नहीं दी। अभी आदिवासी राष्ट्रपति है। मिजोरम की घटना आपने देखी, गुजरात से आदिवासियों को भगाया। जल जंगल जमीन पर ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। आदिवासियों को भगाना, इसका अर्थ यह है कि उनके जल जंगल जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। संविधान का 5th और 6th आर्टिकल जो बाबा साहब ने दिया हुआ है कि आदिवासियों की जमीन बगैर आदिवासी कोई खरीद नहीं सकता। अगर आदिवासी को वहां से भगाना है तभी ना वो खरीद लेंगे, तभी ना वो जमीन पर कब्जा करेंगे। वो जल जंगल जमीन के अंदर जो खदान है ना, खदान, उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल है। 80 लाख 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 80 लाख 1000 करोड़। पीएचडी हूं, उसके पीछे कितना शून्य लगता है मुझे समझ नहीं आता। वो आदिवासियों को क्या समझ में आएगा? संविधान का 5th और 6th आर्टिकल संकट में, 17 आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है, 25 से लेकर 29 आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है, 48 आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है। 29 आर्टिकल ऐसे संविधान में बाबा साहब ने दिए थे जो श्रमिकों का संरक्षण बताते हैं। अगर श्रमिक है ने बाबा साहब ने ऐसा प्रावधान किया, मान लो इंजीनियर पुरुष है, उसको जितनी सैलरी उतनी महिला इंजीनियर को भी सैलरी। कलेक्टर महिला है,
जितनी पुरुष कलेक्टर को सैलरी है उतनी ही महिला को सैलरी है। और बाबा साहब ने प्रावधान किया उसमें संविधान के अंदर, जब महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट रहती है तो 6 महीने की छुट्टी विद सैलरी। अभी ईवीएम मशीन आया है, महिलाओं ने ज्यादा इसका विरोध करना है, क्योंकि इंसान के कपड़े को जेब ही जेब है, महिला के कपड़े को जेब ही नहीं रखी है, पहले ही काट दिया है। ये ईवीएम मशीन द्वारा मनुस्मृति स्थापित करने का कार्यक्रम आरएसएस बीजेपी द्वारा चल रहा है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं ईवीएम मशीन के विरोध में, सोनिया चुप है, राहुल गांधी चुप है, क्योंकि 2004 में गड़बड़ी कांग्रेस ने की, 2009 में कांग्रेस ने की, फिर उसके विरोध में के सुब्रमण्यम, लाल कृष्ण आडवाणी सुप्रीम कोर्ट में गए। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा कंडक्ट नहीं किए जा सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेपर ट्रेल लागू करना पड़ेगा। ये भी पेपर ट्रेल का जो मामला है, मेश्राम साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की तो 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हर बूथ पर पेपर ट्रेल लागू करो। चुनाव आयोग ने कहा हमारे पास में पैसा नहीं है, पैसा तो सरकार के पास में है। सरकार किसकी? बीजेपी की। इसलिए साथियों, बूथ पर जाना है, ईवीएम मशीन फोड़ना होगा तो उसके लिए बूथ कमेटी होनी चाहिए। बूथ 2 प्रकार का काम करेगा। ऊपर से आदेश आया तो हर बूथ पर ईवीएम मशीन फूटेगी। अगर चुनाव के पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटती है तो ये बूथ शासक बनने के लिए काम आएगा। जिसका बूथ होता है उसका एमपी होता है, जिसका बूथ होता है उसका एमएलए होता है, जिसका बूथ होता है उसका पार्षद होता है। जैसा एससी में 3 क्लासिफिकेशन हमने किया है, शेड्यूल ट्राइब में 2 क्लासिफिकेशन किए, नॉर्मल ट्राइब, अदर बैकवर्ड में, अदर बैकवर्ड, फिर मोस्ट बैकवर्ड, फिर तीसरा एक्सट्रीम बैकवर्ड, फिर मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, लिंगायत। इनको जोड़ना है। इन्हें 14 समूहों को जोड़ना है। 9 समूह में एससी, एसटी, नॉर्मल ट्राइब और ओबीसी, और जो 6 है उसमें रिलीजियस, जो 6 रिलीजियस है। अगर हम इस तरह से बूथ खड़ा करने में पहल करेंगे और 1 बूथ 10 यूथ का फार्मूला इस्तेमाल करो, 1 बूथ 10 यूथ। जो चुनाव में खड़ा रहना चाहता है कैंडिडेट, अगर वो 300 बूथ तक जाता है, हर विधानसभा में 300 बूथ होते हैं, अगर 1 बूथ 10 यूथ का फॉर्मूला बनाते हैं और एक बूथ से केवल 1000 रुपए फंड जनरेट करते हैं तो 1000 इंटू 300 बूथ 3 लाख रुपए फंड जनरेट हो रहा है। लोकसभा में 1800-1900 बूथ आएंगे। यही फार्मूला हम लोकसभा में इस्तेमाल कर सकते हैं। 18-19 लाख रुपए फंड जनरेट होगा तो जो कैंडिडेट है उसको एक नया रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो जहां से आपका वोट है, देखिए बूथ खड़ा करना ये वोट का मामला है और दूसरा मामला ये है बूथ खड़ा करना, ये संगठन खड़ा करना है।
संगठन खड़ा होता है तो जन संगठन खड़ा हो जाएगा। यानी संगठन से जन संगठन, जन संगठन से आंदोलन, आंदोलन से जन आंदोलन। शासक बनना है तो कैसे? एक मांगने से आजादी मिलती है, मांगने से सरकार मिलने वाले है, मांगने से दे दो, हमें सरकार दे दो, वो देने वाले है। दूसरा है हिंसक क्रांति से। ये भी फार्मूला हमारे लिए सुटेबल नहीं है। नक्सलाइट लोग तो डे टू डे अपने बंदूक की नली से गोली छोड़ ही रहे हैं, तो कहां हुआ है सत्ता परिवर्तन? तीसरा है चुनाव लड़ने से सत्ता में परिवर्तन आता है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अवरोध है, शासक बनने के लिए अवरोध है। फिर हमारे पास में चौथा फार्मूला बचता है जन आंदोलन से सत्ता परिवर्तन। जिस कंट्री में जन आंदोलन हुआ उस कंट्री में 3 कोर कमेटी कांग्रेस ने भेजी थी। किसके लिए? जन आंदोलन उस कंट्री में सफल क्यों हुआ और असफल क्यों हुआ इसकी जानकारी लेने के लिए प्रोफेसर तिवारी नाम के अध्यक्षता में 3 कोर कमेटी विदेश गई और जहां जन आंदोलन हुआ वहां सवाल पूछा, आपने जन आंदोलन किया, यहां की सरकार गिराई, फिर वही लोग सरकार में आए, इसका क्या रीजन है? तो उन्होंने कहा हमने जन आंदोलन खड़ा किया, निरंकुश सरकार गिराई, फिर सवाल निर्माण हुआ, अब ये सरकार कौन चलाएगा? तब हमने कहा वी हैव नॉट एक्सपीरियंस अबाउट दी रूलर, अबाउट दी पावर। सरकार चलाने का कोई एक्सपीरियंस हमारे पास में नहीं है, इसलिए हमारा जन आंदोलन विफल हुआ। जिस देश में जन आंदोलन सफल हुआ उनको सवाल पूछा, आपने जन आंदोलन किया, वहां की सरकार गिराई, सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने कहा हमने जन आंदोलन खड़ा किया, सरकार गिराई, फिर सवाल निर्माण हुआ, अब ये सरकार कौन चलाएगा? तब हमने हाथ ऊपर किए, वी हैव एक्सप्रेस अबाउट द पावर, अबाउट द रूलर हार्ट। हम सरकार में आए, जन आंदोलन सफल हुआ। भारत में भी जन आंदोलन होने वाला है, इस डर के कारण उन्होंने 3 कोर कमेटी उधर भेजी विदेश। अबे हमारे पास में तो एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है। मेश्राम साहब 2012 का मालदा टाउन का मेरा पहला राष्ट्रीय अधिवेशन था पश्चिम बंगाल का, और मेश्राम साहब भाषण दे रहे थे और मेश्राम साहब कह रहे थे हम 5 दिन की गवर्नमेंट चलाते हैं। तो हमने इधर उधर देखा, कहां है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो दिख नहीं रही। तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया, थोड़ा घूमकर उधर ही राष्ट्रीय अधिवेशन के कैंपस में ही मेरे साथी थे, उनको कहा थोड़ा घूमते हैं। ऑब्जर्व किया तो फूड बन रहा था, इतने सारे लाखों लोगों के लिए खाना बन रहा था। तो हमने ऑब्जर्व किया ये फूड मिनिस्ट्री है, वॉशरूम की टॉयलेट की व्यवस्था हुई थी, सारा साफ सुथरा था। तो हमने सोचा ये हमारी पर्यावरण मिनिस्ट्री है। फिर थोड़ा आगे गए तो डॉक्टर लोगों का टेंट लगा हुआ था, तो हमने सोचा ये हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है। फिर स्टेज के बैक साइड को गए तो बैक साइड में कैश काउंट हो रहा था, तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है। फिर हम बड़े पेंडॉल में आए तो देश भर के लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और देश भर के प्रतिनिधि वहां पर भाषण दे रहे थे और देश का मुखिया सेंट्रल चेयर पर बैठा था। तब हमें लगा ये हमारे पार्लियामेंट है। साथियों, आज हमारी आइडियोलॉजी बहुजन समाज के अंदर बहुमत में काम कर रही है। निश्चित तौर पर ये जो बहुजन सोसाइटी की आइडियोलॉजी जो बहुमत में आज काम कर रहे हैं वो कल पार्लियामेंट में बहुमत में आ सकते हैं, विधानसभा के अंदर बहुमत में आ सकते हैं, हो शकत है।
अपने प्रयास पर, अपने उम्मीद पर कायम रहना चाहिए। लोगों की साइकोलॉजी एक तो सफलताओं के साथ में चलते हैं, नहीं तो सफलताओं की संभावना देखकर चलते हैं। ये दोनों भी बातें आज मेश्राम साहब के साथ में है, सफलताओं की संभावना भी और सफलता भी। भूतकाल में जिन लोगों ने आंदोलन चलाया, भारत बंद का आंदोलन चलाया, वही लोग आज सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं। और वर्तमान में हम भी वहां मेश्राम साहब के नेतृत्व में आंदोलन और भारत बंद का आंदोलन चला रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुजनों की सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बन सकती है, हो शकत है। राम मंदिर खड़ा करना, बाबरी मस्जिद के विरोध में आरएसएस ने जो आंदोलन खड़ा किया, उनका मकसद केवल आंदोलन खड़ा करना नहीं था, शासक बनना था। 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वीपी सिंह ने आंदोलन चलाया, राजा नहीं फकीर हो, देश की तकदीर हो, इस नारे के साथ में 8वें प्रधानमंत्री बने। बोपस घोटाले के विरोध में आंदोलन खड़ा किया, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाया, केजरीवाल ने आंदोलन चलाया, अन्ना हजारे को साथ में लेकर चलाया। अन्ना हजारे को पहले टोपी थी, फिर दूसरी टोपी पहनाई। अन्ना हजारे ने कहा मुझे पता ही नहीं चला। केजरीवाल ने एंटी करप्शन के विरोध में आंदोलन चलाया। 2 स्टेट में गवर्नमेंट बनी, पंजाब और दिल्ली में गवर्नमेंट बनी। प्रफुल्ल कुमार ने आसाम में आंदोलन चलाया, वो वहां का मुख्यमंत्री बना। तो आज हम भी आंदोलन चला रहे हैं। आंदोलन से बदलाव आता है, आंदोलन से परिवर्तन आता है। व्यक्ति में परिवर्तन तो समाज में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन तो सत्ता में परिवर्तन, सत्ता में परिवर्तन तो व्यवस्था में परिवर्तन, यानी जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन लाना चाहते हैं। साथियों, इस आशा और विश्वास के साथ में जो बूथ का फार्मूला है, जो ईवीएम फोड़ो का कमेटी का फार्मूला है, वो फार्मूला आपके पास में आया है। बूथ बूथ तक जाना है और बूथ कमेटी खड़ी करनी है। बूथ कमेटी खड़ी करना, इसका अर्थ है शासन करती समाज बनने के लिए पहल करना, और इसके लिए आप पहल करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मंदिर। धन्यवाद साहब, आपने अति सुंदर भाव से अध्यक्ष के भाषण की, और आपने ईवीएम के बारे में तथा जन आंदोलन के बारे में समझाया, और